बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सी लैंग्वेज की सीरीज के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सी। तो आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा वो एजेंडा है, सबसे पहले हम समझेंगे मल्टिक्स। मल्टिक्स के बाद में समझेंगे हम एवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर वर्जन हिस्ट्री। वर्जन हिस्ट्री की कौन कौन से वर्जन सी के आए और कौन से वर्जन अभी चल रहे हैं। तो ये कंप्लीटली देखने से पहले हम इस मल्टिक्स को समझते हैं। मल्टिक्स क्या होता है? व्हाट इज मल्टिक्स? क्या है मल्टिक्स? देखो, कोई भी जो डिवाइस होती है, अगर आप किसी भी कंप्यूटर डिवाइस के ऊपर बात करें अपन, या कोई भी आप पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हो, चाहे वो मैक मशीन हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे लाइनक्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो हर एक डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी डिवाइस को ऑन नहीं कर सकते। अभी जैसे हम विंडो यूज कर रहे हैं मान लो, तो आज के टाइम में हम विंडो के ऊपर क्या कर पा रहे हैं? विंडो के ऊपर एक GUI स्क्रीन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आज हम मीडिया प्लेयर भी ओपन कर पा रहे हैं, हम गेम भी खेल पा रहे हैं, या अपन बात करें तो और भी सारे वर्क्स कर पा रहे हैं। बट जब कंप्यूटर बने थे, कंप्यूटर जब बनना स्टार्ट हुए थे 1938 के अंदर, जब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था? कंप्यूटर के अंदर उस टाइम पर वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व हुआ करते थे। उसके बाद में सेकंड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन आई। जब थर्ड जनरेशन बनी, थर्ड जनरेशन के अंदर क्या हुआ? IC बना, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटेल वालों ने इसको बनाया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर के अंदर एक क्रांतिकारी था, यानी एक बहुत ही देखा जाए तो कंप्यूटर उस टाइम पे ऐसे हो गए थे कि छोटे से एक वर्क स्पेस के अंदर आप उसको बना सकते थे। यानी देखा जाए तो जैसे अभी आज के टाइम पे जैसे PC वगैरह चल रहे हैं, वैसे कंप्यूटर उस टाइम पे बनने लग गए थे। उससे पहले जो कंप्यूटर होते थे वो काफी बड़े होते थे, तो उनको सेट करने के लिए आपको जैसे एक रूम की जरूरत पड़ती थी। लेकिन थर्ड जनरेशन आने के बाद में कंप्यूटर काफी शॉर्ट्स हो गए। अब उस टाइम पे हुआ क्या? उस टाइम पे कंप्यूटर जब बन रहे थे तो उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मशीन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। यानी एक पर्टिकुलर किसी मशीन के लिए आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, तो फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को केवल आप उसी मशीन पे या उस टाइप की मशीन पे ही यूज ले सकते थे। अब मल्टिक्स क्यों बना? मल्टिक्स इसलिए बना, ये भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस टाइम पे ये बना। अब उसको बनाने के लिए तीन बड़ी जो संस्थाएं हैं वो जॉइंट वेंचर के अंदर इसको बनाने लगी। यानी ये जो प्रोजेक्ट है ये MIT और GE और बेल लैब्स, इन तीन लैब्स ने मिलकर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया। यानी इन तीनों संस्थाओं के कुछ टीम्स बनी और उन टीम्स ने मिलके क्या बनाया? मल्टीसियस बनाया। मल्टीसियस का फुल फॉर्म है मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस। इसके अंदर मल्टीप्लेक्स से इसको मल्टी लिया गया, इंफॉर्मेशन से I और कंप्यूटिंग से C और सर्विस से S लेके इसका नाम बना मल्टिक्स। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस बेल लैब के बारे में जानते हैं। AT&T बेल लैब्स, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। हम इस लैब के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, इस लैब का पहली बात तो नाम बेल लैब्स क्यों पड़ा? इसका नाम पड़ा ग्राम बेल के नाम पे। आपको पता है कि ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था और उससे पहले उन्होंने साउंड के ऊपर काफी सारी रिसर्च भी की थी, और इसका नाम भी उसी के अकॉर्डिंग पड़ा, यानी उसके नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा। अब इसके अंदर होता क्या था? कंप्यूटर जो अब आपका मल्टीसियस बना था,
मल्टिक्स बना था आपका लगभग शुरू हुआ था इसमें 1964 के अंदर, बट बेल लैब्स फाउंडेड हुई थी 1885 के अंदर। तो सर इतने दिनों से इसके अंदर क्या हो रहा? देखो बेल लैब के अंदर जो आपकी लैंग्वेजें बनी थी या ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, उससे पहले इसके अंदर फिजिक्स की रिसर्च होती थी। फिजिक्स के कंप्लीटली इसके अंदर पहले रिसर्च होती थी, उसके बाद में कंप्यूटर्स के अंदर इसके अंदर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बना या जो लैंग्वेजें बनी काफ़ी सारी, लेकिन उससे पहले ये बनी किसके लिए थी? फिजिक्स की रिसर्च के लिए। फिजिक्स के अंदर इसने काफ़ी रिसर्च की, जैसे बात करें अपन रेडियो एस्ट्रोनॉमी की, ट्रांजिस्टर की, लेजर की, तो इस टाइप से बहुत सारी इसके अंदर क्या हुआ, रिसर्चें हुई थी और बहुत सारी चीजें इसके अंदर बनी थी। अब हम इसके बारे में और बात करते हैं आगे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बी, सी, C++, स्नोबॉल, AWK, AMPL, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजें भी इस लैब के अंदर क्रिएट की गई और इस लैब को 10 बार नोबेल पुरस्कार मिला। यानी इसके अंदर जो वर्क कर रहे थे उन 9 बंदों को, 10 बंदों को लगभग यहां पर नोबेल पुरस्कार मिला। अब बात करें अपन यहां पर कि नोबेल पुरस्कार किस फील्ड के अंदर दिया गया, तो देखो कंप्यूटर के अंदर नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, तो इसके अंदर जो जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले थे वो फिजिक्स की रिसर्च के अकॉर्डिंग मिले थे और 5 ट्यूरिंग अवार्ड्स भी इसके अंदर मिले गए थे जो बेल लैब्स है इसके। अब अपन बात करें यहां पर कि अभी फिलहाल बेल लैब्स किसके अंडर में है, तो देखो यहां पर 2016 के अंदर नोकिया कंपनी ने इसको एक्वायर्ड कर लिया। नोकिया कंपनी का आपने नाम सुना होगा, फिनलैंड की कंपनी है, पहले काफ़ी मोबाइल्स के अंदर इसका काफ़ी नाम था, फिनलैंड की कंपनी है। और जो कीपैड मोबाइल चलते थे यानी जो फीचर्ड मोबाइल चलते थे, इस मोबाइल के अंदर इस कंपनी ने काफ़ी अपना नाम कमाया था। लेकिन जैसे ही आपके स्मार्टफोन आए, ये स्मार्टफोन आते ही ये कंपनी आपकी पिछड़ गई और उसके बाद में इस कंपनी ने अभी क्या करती है, ये कंपनी अभी फिलहाल ये यूएसए के अंदर एक नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है और इस बेल लैब्स को भी इसने एक्वायर कर लिया। तो रिसर्च भी चलती रहती है इसके अंदर और इसके जो ये कंपनी है ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करवाती है यूएसए के अंदर। अब अपन बात करें कि सर हम इस बेल लैब के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो एक्चुअल के अंदर जो इस बेल लैब से टीम गई थी किसके ऊपर, मल्टिक्स के ऊपर, उस मल्टिक्स के ऊपर 2 बंदे थे, एक केम थॉमसन और एक डेनिस रिच। इन दोनों ने मल्टिक्स के ऊपर वर्क किया था, बट ये कुछ नए फीचर्स इसके अंदर जोड़ना चाह रहे थे। तो यही होता है, जैसे मान लो कोई जॉइंट वेंचर में वर्क होता है तो कई बार ये होता है कि आपस में जो मतभेद होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो इनके विचार जो थे वो अलग थे, उनके विचार अलग थे। इन्होंने कुछ नई चीजें उसके अंदर इन्वेंशन करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया या सहमति नहीं बनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, फिर 1969 के अंदर ये इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। इस प्रोजेक्ट से ये बाहर होने के बाद में भी मल्टिक्स के ऊपर वर्क चलता रहा, उसमें नए नए चीजें जुड़ती रही और इसके अंदर और इम्प्रोवाइजेशन होता रहा। बट इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने अपनी नई टीम के साथ जुड़कर एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने की सोची जो एक कंफर्टेबल भी हो और कंफर्टेबल के साथ साथ में वो उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर भी हो जो आगे फ्यूचर में भी काम में आए। तो इन्होंने क्या किया, केम थॉमसन ने वांटेड टू क्रिएट ए कंफर्टेबल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिजाइन। तो वो क्या करना चाह रहा था, वो बिल्ड करना चाह रहा था अपना एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसने क्या किया, एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, लेकिन कौन सा बनाया वो अभी हम आगे देखते हैं। केन थॉमसन ने
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ये बनाना चाह रहे थे बीसीपीएल लैंग्वेज से। अब बीसीपीएल लैंग्वेज क्या है? एक बेसिक कमांडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया था मार्टिन रिचर्ड ने। ये मार्टिन रिचर्ड की इमेज है, इसने इसको लैंग्वेज को डेवलप किया था। अब इसी लैंग्वेज को इंप्रूव करके केन थॉमसन ने एक लैंग्वेज बनाई, बी लैंग्वेज, और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसी बी लैंग्वेज के अंदर राइट किया। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिच। डेनिस रिची ने बनाया था बेल लैबोरेटरीज के अंदर। इसको सी लैंग्वेज को, किस लैंग्वेज को इंप्रोवाइज करके बनाया था? बी लैंग्वेज को। बी लैंग्वेज किससे बनी थी? बीसीपीएल लैंग्वेज से। और सी लैंग्वेज किससे बनी? बी लैंग्वेज से। अब सर बी लैंग्वेज का नाम बी लैंग्वेज ही क्यों रखा गया? केन थॉमसन अपने नाम पे भी रख सकता था, बट बीसीपीएल लैंग्वेज को ही इन्होंने इंप्रोवाइज किया। तो इसको इंप्रोवाइज करने से क्या हुआ? ये लैंग्वेज मार्टिन रिचर्ड ने बनाई थी, तो इस लैंग्वेज का जो फर्स्ट नाम है वो इसने रख दिया, और जस्ट इसी को इंप्रोवाइज करके इसका सेकंड जो लेटर है वो इसने लेके सी लैंग्वेज का नाम डेनिस रिच ने रख दिया। तो इन्होंने अपने नाम पे नहीं रखा, या फिर बी लैंग्वेज की कोई फुल फॉर्म या सी लैंग्वेज की फुल फॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी लैंग्वेज जो बनी थी वो एक्चुअल में किसके लिए बनी थी? वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनी थी। यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर वर्क कर रहा था? पहले बी लैंग्वेज में राइट हुआ था, और बी लैंग्वेज जो थी वो इंटरपैरेटर लैंग्वेज थी। अब इंटरपैरेटर क्या होता है ये चीज हम आगे कोर्स के अंदर देखेंगे, बट अभी मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर कि इंटरपैरेटर लैंग्वेज थी, और जो सी लैंग्वेज बनी वो सी लैंग्वेज जो थी वो कंपाइल्ड लैंग्वेज थी। तो फर्स्ट जो कंपाइल्ड लैंग्वेज थी वो सी लैंग्वेज बनी 1972 के अंदर, और इसी के अंदर रीराइट किया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। किसने? डेनिस रिची ने। अब बात कर लेते हैं अपन वर्जन हिस्ट्री की। देखो वर्जन हिस्ट्री के अंदर क्या है? ओरिजिनल जो सी बनी थी 1972 के अंदर डेनिस रिची ने बनाई थी। K&RC ये वर्जन आया था 1978 के अंदर। सर के का मतलब क्या है? के का यहाँ पर केन थॉमसन नहीं है, यहाँ पर कैरेंगिन है। कैरेंगिन जो था डेनिस रिची का एक साथी था, जो इनके साथ में मिलके इसी लैंग्वेज को इंप्रोवाइज कर रहे थे। फिर एक वर्जन आया ANSI सी, किसमें? 1983 के अंदर। ये ANSI का मतलब क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये ANSI जो बनी थी वो बनी थी 1983 के अंदर। फिर एक नया वर्जन आया 89 के अंदर, ISO। देखो जो ANSI है इसको ISO ने अडॉप्ट करके इसी के अंदर कुछ अपडेशन करके क्या किया? 89 के अंदर एक वर्जन लॉन्च किया, और काफी टाइम तक ये 89 वर्जन चला भी, जिसके अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं हम आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट वर्जन की बात करें तो C89 और C19। इसकी बात करें तो जो ISO स्टैंडर्ड है इसने इसको कुछ और इंप्रोवाइज करके एक नया वर्जन लॉन्च किया। उसके बाद में नेक्स्ट वर्जन आया 1999 के अंदर। ये भी सी का एक नया वर्जन था, इसके अंदर भी काफी फीचर्स इसके अंदर अपडेट किए गए। इसके अंदर हुआ क्या? इसके अंदर उस टाइम के ऊपर जो इनलाइन कमेंट वगैरह है उनको भी यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। बात करें C11 की, तो C11 जो है वो 2011 के अंदर आया। इसके अंदर भी काफी सारी चीजें और अपडेट हुई, और बाद में जो वर्जन बना वो बना C17। अभी ध्यान से देखो यहां पर सब में जो भी वर्जन आया है वो उसी ईयर के अंदर बनी थी, बट यहां पर C17 है
वो कब बनी, 2018 के अंदर ये लॉन्च हुआ। इसके अंदर काफ़ी कुछ ज़्यादा जोड़ा नहीं गया, इसके अंदर केवल जो एरर्स वगैरह थी, बग्स जो थे वो फिक्स किए गए। अभी एक वर्जन लॉन्च हुआ है C23 के अंदर। अभी हम बात करें सी की, तो सी की ये हिस्ट्री देखी हमने, मल्टिक्स को समझा हमने, और मल्टिक्स के साथ साथ में हमने बेल लैबोरेटरीज को समझा। सी किसने बनाई थी, गॉड ऑफ कौन है, सी का फादर कौन है, तो ये भी चीज़ हमने देखी यहाँ पर। तो इन सब को हमने यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर कवर किया। अब हम आगे के लेक्चर के अंदर देखेंगे कि इस सी को हम अपने सिस्टम के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। ये कंप्लीटली सीरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।